हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि मैंने अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाया। जब भी कोई मेरे से ये पूछता है तो एक्चुअली मेरे पास कई तरीके होते हैं इसको कहने के, और अलग अलग तरीके से मैं कह सकता हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर रहे हैं बिजनेस को सफल करने में। तो जिस तरह के बिजनेस मॉडल में मैं हूं उसमें सबसे मेन चीज जो मायने रखती है वो ये रखती है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, या आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ले। बात छोटी सी होती है कि आप किसी से कॉन्टैक्ट कर रहे हो या कोई आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, लेकिन जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो ये छोटी सी बात बहुत बड़ा असर डालती है। कैसे डालती है उसके बारे में मैं थ्रू आउट पूरे वीडियो बात करूंगा कि कैसे ये चीज़ हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और कैसे मैंने बिजनेस सफल करने में इस चीज़ का उपयोग किया। अगर आप किसी के पास जाते हैं तो बेसिकली जनरल बात होती है कि आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता है, और जब कोई आपके पास आता है या आपसे कांटेक्ट करता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि म्यूचुअल टर्म एंड कंडीशन पे, म्यूचुअल डिसाइडेड टर्म कंडीशन पे फाइनलाइज हो, या ज़्यादा चांसेस यही है कि आपकी टर्म एंड कंडीशन पे ही पार्टी फाइनल हो जाती है। बिजनेस की शुरुआत में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जो क्रेडिट की टर्म एंड कंडीशन थी वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मैं उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके चल सकता था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर से या उन पार्टियों से कांटेक्ट नहीं करूंगा जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि अगर उनसे कांटेक्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा और वो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे स्टार्टअप के लिए सही नहीं रहेगा। वहां पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी चीज और इस तरह काम करने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से कांटेक्ट करें, और ताकि मैं एडवांस पेमेंट पे काम कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोग मैं जिनको मेरे प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इंटरेस्ट है वो मेरे से कांटेक्ट करें, चाहे वो मेरी वेबसाइट के थ्रू करे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करे, या किसी भी तरह से करे, मेरे से कांटेक्ट करे ताकि मैं एडवांस पेमेंट पे काम कर सकूं, क्योंकि मैं क्रेडिट में काम करने की सिचुएशन में नहीं था। तो मैंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाई कि मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल पे एक अच्छी रैंकिंग पे आए, ताकि जब भी गूगल पे कोई प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरी सर्विस से रिलेटेड या उन कीवर्ड से रिलेटेड जो मेरे बिजनेस मॉडल में आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ सर्च करे तो उनको मेरे को फाइंड आउट करना आसान रहे। तो मैंने गूगल पे काम करने की प्लानिंग की, वही मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सबसे मेन हिस्सा था। सोशल मीडिया नहीं था, गूगल मेरा सबसे मेन स्ट्रेटजी थी, एक बिजनेस प्लानिंग थी अपने बिजनेस को सफल करने के लिए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं कह रहा था, तो मैं किसी एजेंसी को हायर नहीं कर सकता था। तो वो मेरा नेगेटिव पॉइंट भी था, पॉजिटिव पॉइंट भी था। तो मेरे पास अगर पैसे होता तो मैं किसी ना किसी एजेंसी को हायर करता, लेकिन नहीं थे तो फिर मैंने खुद उस पर काम करना शुरू किया। बाद में मैंने जाना कि गूगल किस तरह काम करता है वो किसी को भी नहीं पता। वो कितनी भी बड़ी वेबसाइट है, कितनी भी बड़ी एजेंसी है, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके बहुत सारे सीक्रेट्स है। लोग क्या करते हैं, गूगल के कुछ रैंकिंग फैक्टर्स है जो उन्होंने निकाले हैं गूगल के काम करने के तरीके से, या कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनसे उनको पता लगा कि इससे रैंकिंग अच्छी हो सकती है। तो कुछ 200-400 के आसपास कुछ गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू सभी एसईओ एक्सपर्ट काम करते हैं। तो मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया, उन पे काम करना शुरू किया, मैं करता रहा, फिर नया नया पढ़ता रहा। तो इस तरह मैंने उन पे काम करना शुरू किया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि देखो, कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे, मेरे पास इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे, और चलो कुछ क्वेरी आ रही थी, नहीं आ रही थी, वो मैच्योर हो रही थी, नहीं हो रही थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि मेरी ब्लॉग की, क्योंकि ब्लॉग भी एक बहुत मायने रखता है जब आप वेबसाइट को रैंक कराने जाते हो गूगल पे, तो वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जो मैं ब्लॉग लिखा करता था तो उसकी रैंकिंग बढ़ने लगी। वो एडसेंस से अप्रूव हो गया, कंपनी चल रही थी, नहीं चल रही थी, तो ब्लॉग से पैसे आने शुरू हो गए। और जब आपको थोड़ा बहुत पैसा भी पार्ट टाइम आने लग जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है, बहुत अच्छी खुशी होती है। तो फिर मैंने ब्लॉग पे ज़्यादा काम करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होने लगी, तो कुछ डिजायर्ड जो कीवर्ड मेरे को चाहिए थे कि जिनके थ्रू मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते थे, उन पे वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती चली गई। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत इशू रहे। पहले मैंने 3 प्रोडक्ट से शुरू किया था, फिर उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, तो 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर मिले, उनके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए। फिर थोड़े टाइम बाद क्लासिकल का आइडिया माइंड में आया, मैं किसी के पास गया हुआ था, वहाँ मैंने देखा तो क्लासिकल लॉन्च किए। इसके बारे में डिटेल में मैंने आर्टिकल भी लिखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया प्रोडक्ट को लॉन्च करने में।
तो क्लासिकल का आइडिया आया, तो मेरी 3 या 4 प्रोडक्ट की लिस्ट से क्लासिकल को डालते ही वो 60-70 प्रोडक्ट की लिस्ट हो गई। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्योंकि देखो अच्छी रैंकिंग में गूगल पे दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो गूगल पे अब वो उन्हीं कीवर्ड्स पे आने लगी, जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए थे वो मेरे को कांटेक्ट करने लगे। तो इस तरह मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मिलने शुरू हुए। तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जब आप नए होते हो इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकते हो। कुछ आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ फिर आपसे टूटते हैं। तो जो टूटने की तादाद थी वो जुड़ने वालों से थोड़ी कम थी, इसीलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा बेटर रहा। तो क्या हुआ कि फिर थोड़ी सी सर्विस में इंप्रूव किया, क्योंकि टाइम के साथ आप सीखते हो, गलतियां करते हो, फिर उनको इंप्रूव करते हो। तो सर्विस बढ़ती रही, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिटेंशन बढ़ता रहा। तो उनकी एक एवरेज सेल आनी शुरू होगी। जब आपके साथ लगातार डिस्ट्रीब्यूटर चलता रहता है तो उसकी एक मंथली आपके पास सेल आनी शुरू हो जाती है। तो आपके जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते रहेंगे, सबकी अपनी अपनी एवरेज होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। फिर वो आपकी एक एवरेज सेल बन जाती है कि मंथली इतनी सेल तो आपकी आती ही रहेगी। फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर आप जोड़ते रहे, उनसे आपकी ग्रोथ आती रहेगी, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्टेबिलिटी देते रहे। तो एक समय ऐसा आता है कि आपका बिजनेस ऑटो पायलटेड मोड पे चला जाता है। वहाँ पे आपको सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट को ही ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो इस तरह थोड़ा सा मेरे को मदद मिली अपने बिजनेस को स्टेबल करने में, क्योंकि मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहाँ पे क्लियर थी, क्योंकि मेरे को गूगल पे ही कंसंट्रेट करना था। उसके अलावा मैंने ज़्यादा कहीं पे कंसंट्रेट नहीं किया। सोशल मीडिया का उपयोग किया, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से किया, डायरेक्ट रूप से किया, लेकिन गूगल का मेरे को पता था कि गूगल से ही ज़्यादा क्वेरी मेरे पास आ सकती है, तो मैंने गूगल पे ही ध्यान दिया। अब सोशल मीडिया पे भी ध्यान देता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ से कुछ सीखना चाहते हो तो आप यही सीख सकते हो कि मार्केट में रिसर्च जरूरी है कि आप कैसे कर सकती है। आपको खुद पे भी रिसर्च करना काफी जरूरी है कि आपके पास कितने संसाधन हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने रिसोर्सेज है, और उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपको अपनी नॉलेज को किस तरह इंक्रीज करना है। क्योंकि किसी के पास भी नॉलेज नहीं होती। टाइम के साथ मैं भी आर्टिकल पढ़ता रहा, कहीं से नॉलेज लेता रहा, उधर से नॉलेज लेता रहा। तो मैंने जो चीज़ के लिए कंपनियां लाखों रुपए खर्च करती है, गूगल की फर्स्ट रैंकिंग के लिए, एसईओ के लिए, उसको मैंने फ्री में सिर्फ सीख के ही किया था। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पे है, आप उसकी अटेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, और वो आप तक वो कैसे पहुंच सकता है, क्या आपको करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओ, वो आपको देखे, आपकी कंपनी का नाम जाए, आपके बिजनेस का नाम जाए। क्योंकि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, किस प्रोडक्ट का कितना टर्नओवर है, कितना मार्केट शेयर है, ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिकता है, किसी भी क्वांटिटी में बिकता है, और आपको पता है कि आपका कस्टमर कहाँ है, और आप उसका अटेंशन अपनी तरफ लाने में कामयाब रहते हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को बेच सकते हो। आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। आपको सेल्स के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।